मेरा टॉपिक है पोस्ट क्रांतिकारी समाजों में राजनीतिक अभिजात वर्ग का परिवर्तन। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि क्रांति किसी भी समझ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों को बदलने की एक उग्र प्रक्रिया होती है। क्रांति के पश्चात सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव आता है और एक नया राजनीतिक अभिजात वर्ग उभर कर सामने आता है। इस परिवर्तन की प्रकृति, गति और दिशा समाज की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर निर्भर करती है। उस नेक्स्ट हम राजनीतिक अभिजात वर्ग की परिभाषा को देखते हैं कि राजनीतिक विचार वर्ग के व्यक्ति समूह होते हैं जो समाज की नीति निर्माण, प्रशासन और सत्ता के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रायः राजनेता, सैन्य अधिकारी, नौकरशाह या क्रांतिकारी नेता हो सकता है। फिर हम इसकी परिवर्तन की प्रकृति देखते हैं कि पोस्ट क्रांतिकारी समाजों में राजनीतिक अभिजात वर्ग का परिवर्तन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। सबसे पहले अभिजात वर्ग की संरचना में बदलाव। क्रांति के पहले के अभिजात वर्ग, जिसमें अक्सर पुरानी व्यवस्था से जुड़े लोग शामिल होते हैं, सत्ता खो देते हैं या हाशिए पर चले जाते हैं। उनके स्थान पर क्रांतिकारी आंदोलनों से उभरे हुए विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि, विचारधाराओं और अनुभवों वाले व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है भर्ती के पैटर्न में बदलाव। अभिजात वर्ग के में भर्ती के मानदंड बदल जाते हैं। वंशानुगत, विशेषाधिकारी, धन या स्थापित सामाजिक स्थिति की तुलना में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रति निष्ठा और नई व्यवस्था के प्रति समर्पण अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग के मूल्यों और विचारधारा में बदलाव। नया अभिजात वर्ग अक्सर क्रांति के दौरान विकसित हुई एक नई विचारधारा या मूल्यों के समूह से प्रेरित होता है या पुरानी व्यवस्था के मूल्यों और मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है शक्ति के वितरण में बदलाव। क्रांति शक्ति के वितरण को बदल सकता है, जिसमें नए समूह संस्थानों का उदय होता है जो पहले हाशिए पर थे। अभिजात वर्ग के भीतर विभिन्न गुटों के बीच शक्ति का संतुलन भी बदल सकता है। इसके बाद हम राजनीतिक अभिजात वर्ग के परिवर्तन के चालक देखते हैं कि कई कारक पोस्ट क्रांतिकारी समाजों में राजनीतिक अभिजात वर्ग के परिवर्तन को गति प्रदान करते हैं। पहला इसमें है कि क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति। क्रांति का स्वरूप, चाहे वह हिंसक हो या शांतिपूर्ण, अभिजात वर्ग के परिवर्तन की गति और सीमा को प्रभावित करता है। हिंसक क्रांति अक्सर पुराने अभिजात वर्ग के अधिक व्यापक विस्थापन का कारण बनती है। नेक्स्ट है कि क्रांति के लक्ष्य और विचारधारा। क्रांति के घोषित लक्ष्य और मार्गदर्शक विचारधारा ने अभिजात वर्ग के गठन और उनके मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बाहरी कारक। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विदेशी हस्तक्षेप या क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिवर्तन भी पोस्ट क्रांतिकारी अभिजात वर्ग के परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके आगे संस्थागत परिवर्तन। क्रांति के बाद स्थापित नई राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं अभिजात वर्ग की संरचना और भर्ती के पैटर्न को आकार देती है। एक नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता। क्रांति के बाद सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि नए अभिजात वर्ग में किन सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इसके बाद हम राजनीतिक अभिजात वर्ग के परिवर्तन की चुनौतियां देखते हैं कि पोस्ट क्रांतिकारी समाजों में राजनीतिक अभिजात वर्ग का परिवर्तन कई चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें पहला है कि अभी पुराने और नए अभिजात वर्ग के बीच संघर्ष होता है। पुराने अभिजात वर्ग सत्ता में वापस आने या नई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें संघर्ष और अस्थिरता पैदा हो सकती है। आगे है कि नए अभिजात वर्ग के भीतर गुटयता। नए अभिजात वर्ग को अक्सर क्रांतिकारी के आधार पर चुना जाता है, लेकिन उनके पास शासन करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता या अनुभव की कमी हो सकती है। इसके आगे भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। सत्ता में नए लोगों के आने से भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का खतरा हो सकता है, खासकर यदि संस्थाएं कमज़ोर हो तो। नेक्स्ट जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता। यदि नया अभिजात वर्ग के क्रांति के वादों को पूरा करने में विफल रहता है तो यह वैधता खो सकता है और असंतोष को जन्म दे सकता है। फिर हम देखेंगे कि राजनीतिक अभिजात वर्ग के परिवर्तन के परिणाम। पोस्ट क्रांतिकारी समाजों में राजनीतिक अभिजात वर्ग के परिवर्तन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पहला इसमें है राजनीतिक व्यवस्था का स्थिरीकरण या अस्थिरीकरण। अभिजात वर्ग का सफल परिवर्तन एक नई राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाने में मदद कर सकता है, जबकि विफलता अस्थिरता और संघर्ष का कारण बन सकती है। नेक्स्ट नीतिगत बदलाव। नए अभिजात वर्ग की विचारधारा और प्राथमिकताएं सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। आगे सामाजिक और आर्थिक विकास क्या है। अभिजात वर्ग की क्षमता और प्रतिबद्धता सामाजिक और आर्थिक
आर्थिक विकास की दिशा और गति को प्रभावित कर सकती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके नए अभिजात वर्ग के विदेशी नीति के दृष्टिकोण देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दे सकते हैं और लोकतांत्रिक या अधिनायकवाद की ओर रुझान। अभिजात वर्ग का स्वरूप व्यवहार या निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि पोस्ट क्रांतिकारी समाज लोकतंत्र की ओर बढ़ता है या अधिनायकवाद की ओर। इसका कंक्लूजन देखते हैं कि पोस्ट क्रांतिकारी समाजों में राजनीतिक अभिजात वर्ग का परिवर्तन एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो क्रांति के बाद के समाज के प्रक्षेप वर्ग को आकार देती है। इस परिवर्तन की प्रकृति, चालक, चुनौती और परिणाम बहुआयामी है और विशिष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करते हैं। इस प्रक्रिया की गहन समझ पोस्ट क्रांतिकारी समाजों की गतिशीलता और उनके भविष्य को समझने के लिए आवश्यक है।